अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात करते आ रहे हैं, देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो हमारे पास वीडियो नंबर 12 है। इसका सी पार्ट है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। लास्ट 2 वीडियोस में हमने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करके अच्छे तरीके से डिटेल में बात की हुई है, समझा है इसको। इसमें हमने भी अच्छी खासी इस पर डिस्कशन की हुई है। अब इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो हम इसमें देख लेंगे। अब हमने स्पिन ऑर्बिट क्यों की है, रेडिस्ट क्यों की है, तो ये इसकी रीज़न मैं काफ़ी मतलब बता चुका हूँ, इसमें भी और इसमें भी। इसलिए की है क्योंकि हम फाइन स्ट्रक्चर निकालना चाहते हैं। तो अब आइए आज की इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब अगर हम इधर टोटल हैमिल्टन की बात करें तो जो हमारे पास टोटल हैमिल्टन होगा वो हमारे पास होगा, ये फाइन स्ट्रक्चर हैमिल्टन है। फाइन स्ट्रक्चर हैमिल्टन है वो हमारे पास होगा SO प्लस HR का, ये होगा हमारे पास। यानी कि जो 2 वीडियो जो हमने स्टडी की हुई हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में, जो हमारे पास हैमिल्टन था, वो इसके हैमिल्टन को जो मजमूआ है उसको हम फाइन स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। डन हो गया। तो अब यहाँ से मैं जो है ना डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। वो डायरेक्ट वैल्यू क्या है, ये हमारे पास है MC² ओवर 2n³ तो ये मेरे पास होगा J+1 नेगेटिव L+1 -3/4 है हमारे पास। तो L+1 2L+1 ये है। तो हमारे पास इधर नेगेटिव आएगा, तो ये मेरे पास है MC² ओवर 4n पावर 4 है, 8n ओवर 2L+1 -3 है हमारे पास। ओके, चूँकि हम जेटली की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उसकी बुक पर इक्वेशन नंबर 91 दी गई है। अभी इक्वेशन कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब वो जो हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर था, जिस तरह हमने पहले बताया कि ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से होता है। ओके, तो अब जो मेरे पास ऑर्बिटिंग प्रोटॉन और जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन होता है, इसका अपना 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 मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये मैं बातें कौन सी खलाई बातें नहीं कर रहा, बल्कि ये तमाम बातें मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। ओके, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इसकी अपनी स्प्रिंग मोशन है, और ये मेरे पास प्रोटॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है। इसकी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी अपनी स्पिनिंग मोशन भी है, और इधर मेरे पास ऑर्बिटल मोशन भी है। खैर ये डिस्कस हमने लास्ट वीडियो में की हुई है। यानी कि मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको मैं वैक्यूम में रख दूं तो ये स्पिनिंग मोशन करता रहेगा। हम जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा किसी भी हालत में रहे वो स्पिनिंग मोशन करता रहता है। तो अगर इसी क्वांटम अगर मैं वैक्यूम किसी वैक्यूम में रख दूँ तो अब यहाँ सिर्फ स्पिनिंग मोशन करेगा। लेकिन अगर इसी इलेक्ट्रॉन को अगर मैं किसी रिवॉल्विंग जो मेरे पास है प्रोटॉन उसके अंदर रख दूँ तो तब इसकी स्पिनिंग मोशन भी होगी और ऑर्बिटल मोशन भी होगी। इलेक्ट्रॉन वही है, लेकिन अब यहाँ कंडीशन चेंज हो गई है, तो इसकी जो मोशन दूसरी भी आ चुकी है जो कि ऑर्बिटल मोशन है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑन स्पिनिंग मोशन के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस आल्सो इफेक्टेड। और इलेक्ट्रॉन के जो मेरे पास न्यूक्लियस है यानी कि जो मेरे पास प्रोटॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है वो भी इस पर इफेक्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। इसी को हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का नाम दे सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो इंटरेक्शन है उसको हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहते हैं। और दूसरा इफेक्ट क्या था, रिलेटिविस्टी का। रिलेटिव इफेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड नॉर्मल ना रहे तो वहाँ हम नॉर्मल मैस नहीं लेते, बल्कि यानी कि उधर हमने एक फार्मूला देखा था। वो फार्मूला हमारे पास ये था, m0 = m/1/v² / c², ये था ना। यानी कि जब भी हम हमारा ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना स्टार्ट कर देता है तो तब जो हमारे पास वैल्यू होती है, सॉरी ये नॉट है, तो जो हमारे पास वैल्यू होती है किसकी मैथ की वो इंक्रीज करने लग जाती है। यानी कि ये मैथ जो ओरिजिनल मैथ है इससे इसकी वैल्यू
डिक्रीज हो जाती है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, इसकी डिक्रीज होती जाती है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मास, या जो यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो जब हमारे पास ये रिलेटिविस्टिक जो मास होता है, ये इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। डन हो गया। तो ये हमने उधर फार्मूला देखा था। तो अब अगर हम यहाँ आए तो यहाँ देखें, जो मेरे पास ये वाली है अल्फ़ा है, हम जानते हैं कि जो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो 1/137 है, ये बुक पर दी गई है। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -1 अल्फ़ा इज इक्वल टू -4। ओके, तो अब इसको अगर मैं मैनेज करूँ तो हमारे पास ये वैल्यू इस तरह बनती है, ये मेरे पास इस तरह। ओके, अब इसको मैं मैनेज करूँ तो ये जो वैल्यू है, ये हमने आई थिंक जो मेरे पास थी ना स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, तो इसका ए पार्ट था आई थिंक, इसमें हमने इसको स्टडी किया हुआ है इसी बात को। ओके, यानी कि हमने हमने रेशियो ली थी कि हमने हैमिल्टोनियन स्पिन ऑर्बिट की रेशियो ली थी विद रिस्पेक्ट टू इसके ओरिजिनल से, तो मेरे पास जो आंसर आया था वो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आया था। ओके, इसी से हमने इसको यहाँ लिख लिया है। ओके, तो अब ये यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो मेरे पास ओरिजिनल एनर्जी होती है वो मेरे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर इसमें मैं जमा या माइनस ये वैल्यू पुट कर दूँ, ये वाली पुट कर दूँ, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको इस तरह लिख लें या फिर इस तरह लिख लें, एक ही बात है। यहाँ की जो मेरे पास ये वैल्यू है, ये बोहर एटॉमिक मॉडल के थ्रू से निकली है ना, ये वाली। तो अब ये हमने निकाली है किससे, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के हैमिल्टोनियन की वजह से निकाली है हमने। तो अब इसको ऐड, इसमें यानी कि इसका मिसाल ये है कि अगर मेरे पास 5000 है, तो 5000 में अगर मैं 5 रुपये ऐड कर दूं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 5000 पर, इससे 5000 ऐड हुए हैं या कम हुए हैं। ओके, इसी तरह अगर हम ये जो वैल्यू आई है, ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से आई है, इसको अगर मैं जमा या माइनस कर दूँ खास नहीं पड़ेगा, खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर हमारी कंडीशन यही है कि हमें एक्यूरेसी चाहिए, हमारा कंसर्न ही एक्यूरेसी के साथ है, हमें पॉइंट की वैल्यू चाहिए, तब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तब हमारे पास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी ये वैल्यू। ओके, तो अब अगर आप यहाँ से आगे फिर मज़ीद जाते जाएंगे, तो ये इन वैल्यू को फाइंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता जाएगा। हाथों से तो चले मान लेते हैं मुश्किल होता है, लेकिन कंप्यूटर से भी इन वैल्यू को फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल होता जाता है। तो अब मैं जो है ना इसकी फाइन स्ट्रक्चर के है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। ओके, यानी कि इसको मैं सॉल्व करूँगा तो हमारे पास ये आंसर आएगा। और ये मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर इसका लिख रहा हूँ, तो वो मेरे पास 4n ओवर मेरे पास g+1/2 होगा। ओके, एक ये है और एक ही हमारे पास ये आंसर है। -4n g+1/2 है हमारे पास। ओके, अब ये दोनों इक्वेशन मैंने सेम लिखी है। अब इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास, इधर मैं कलर चेंज कर लूँ, तो अब अगर हमारे पास जो L है, L की वैल्यू अगर g+1/2 हो या फिर L की वैल्यू g-1/2 हो, तो हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम आता है। यानी कि अगर हम L की वैल्यू इधर पुट करें g+1/2, तो मेरे पास ये आंसर आएगा। अगर मैं L की वैल्यू g-1/2 पुट करूँ, फिर भी हमारे पास यही आंसर आता है। ओके, तो at g+1 and at g-1 आंसर विल बी सेम, जो मेरे पास आंसर होगा मेरे पास सेम होगा। अब दोनों इक्वेशन में सिर्फ जे रह गया है, जे रह गया। अब एल की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, और अगर यही कैलकुलेशन हम हीलियम के लिए करें, जो हमने ये वैल्यू फाइंड की है ना, ये वाली इससे निकाली है, इस इक्वेशन से निकाली है, ये हमने हाइड्रोजन केस में निकाली है। देखिए ना, ऊपर हमने टाइटल भी दिया हुआ है।
अगर हम यही हम वैल्यू हीलियम के निकालें तो वो डिफरेंट होगी। अब L इज इक्वल टू जे प्लस 1/2, L इज इक्वल टू जे -2 पर इनकी वैल्यू पुट करने से अगर मेरे पास आंसर सेम आ रहा है तो अब इसका मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रॉन स्पिन अप है या स्पिन डाउन है। ये बात याद दोबारा मैं कहने लगा हूँ कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन स्पिन अप है या फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन डाउन है। इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होंगी वो इक्वल यानी कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उनकी। क्या होगी? हैमिल्टनियन एनर्जी ही बताता है ना, यानी कि ये देखें ना, हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है हमारे पास ये होता है ना, हैमिल्टनियन एक्चुअल मेरे पास एनर्जी ही बताता है। ओके, तो एनर्जी सेम होगी, इक्वल होगी। डन हो गया। तो अब अगर हम टोटल हैमिल्टनियन की बात करें, टोटल हैमिल्टनियन का मतलब क्या है, इसको हम ऊपर नेक्स्ट देखते हैं। टोटल हैमिल्टनियन का मतलब क्या है कि हमारे पास हमारे पास है एच नॉट प्लस एच एफ एस, ये मेरे पास टोटल हैमिल्टनियन है। ये मेरे पास ओरिजिनल हैमिल्टनियन है, यानी कि जब हमारे पास अनपर्टर्ब्ड बेरोनियम मुदाखलत नहीं होती उस वक्त का हैमिल्टनियन है। ये बेरोनियम मुदाखलत का है जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई ना कोई चेंजिंग कर देती है उस वक्त का है। तो हम जानते हैं जो मेरे पास इसकी वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, p²/2m e, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, नेगेटिव e²/r इसकी इक्वल होता है। अब जो हमारे पास है हैमिल्टनियन, इसका ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, किसकी इक्वल होता है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का है प्लस रिलेटिविस्टिक हैमिल्टनियन है। ओके, अब जो मेरे पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का जो हमारे पास है वो हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, यानी कि जब हमने डिस्कस किया था वीडियो नंबर 8 है 12 है, इसके ए पार्ट में हमने इस वैल्यू को डिस्कस किया हुआ है जो अभी हम लिख रहे हैं, e²/2m स्क्वायर, ये छोटा सा इलेक्ट्रॉन का मास है, c²r³ SL। ओके, तो अब रिलेटिविस्टिक की वजह से जो मेरे पास टर्म आती है वो मेरे पास ये आती है 4/8m³ मास का है, इलेक्ट्रॉन का है, तो c², ये मेरे पास टोटल हैमिल्टनियन होता है। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, इस इक्वेशन को हमने इस बी पार्ट में ड्राइव किया हुआ है। तो ये हमारे पास टोटल हैमिल्टनियन होते हैं, यानी कि इसमें क्या है, ये मेरे पास अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन भी आ गया, इसमें हमारे फाइन स्ट्रक्चर हैमिल्टनियन में आ गया। अब फाइन स्ट्रक्चर में ये दोनों पार्ट्स हैं, यानी कि इसमें अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन है, हमारे पास ये क्या नाम लेते हैं इसको, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वाला हैमिल्टनियन है, और ये रिलेटिविस्टिक हमारे पास हैमिल्टनियन आ चुका है। डन हो गया। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो अगर हम मज़ीद थोड़ी सी इसमें एक दो स्टेप और बात करें, वो ये है कि जब ये देखें, जब हमने डिस्कस किया था ये वाला, ये कि जब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है और इसके गिर्द हमारे पास जो प्रोटॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे ही है ना, जब हमने ये डिस्कस किया है ये वाला। ओके, तो अब इस केस में क्या होगा, हमने क्या क्या लिया है, हमने इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन को भी इंक्लूड किया है, इसके ऑर्बिटल मोशन को भी इंक्लूड किया है, लेकिन हमने जो प्रोटॉन है इस जो कि रिवॉल्व कर रहा है इसके हमने सिर्फ ऑर्बिटिंग मोशन को कंसीडर किया है, हमने इसकी स्पिनिंग मोशन को कंसीडर नहीं किया। या फिर इस केस को हम इधर इस तरह समझ सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो तो हमेशा स्पिन करता रहता है, ये हमें पता है। अब जैसे ही इसके रिवॉल्व करेगा तो इसकी अपनी स्पिनिंग मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी हो जाएगी, जिसको हम ऑर्बिटिंग मोशन का नाम देते हैं। ओके, तो अब जो मेरे पास है ये इसकी अपनी स्पिनिंग मोशन भी होती है न्यूक्लियस की, यानी प्रोटॉन की। अब इसको हम इग्नोर कर देते हैं, वो इग्नोर इस वजह से कर देते हैं क्योंकि इसका जो मास है प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से वो 1836 टाइम्स हैवी है। ओके, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी लास्ट वीडियोस में कि
अगर हम क्वेश्चन करें कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है या ये सूरज ज़मीन के गिर्द होता है, तो हम कहते हैं ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो मैं कहूँगा कि क्या आपने देखा है कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है? हालांकि हम रोज़ाना देखते हैं कि सूरज मशरिक़ से तुलू होता है और वो रिवॉल्व कर कर मगरिब में गुरूब हो जाता है। तो इसका मतलब है कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है, ना कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो इसका आंसर यही है कि हम चूँकि ज़मीन पर हैं, हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ज़मीन है और हम ज़मीन के ऊपर ही हैं, इसलिए हमें फील नहीं होता कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। और हमें ये महसूस होता है कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है, क्योंकि हम सूरज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूर हैं, हम सूरज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर नहीं हैं। इस वजह से हमें ये फील होता है। या फिर इसकी एक और एग्जांपल दी थी कि जब जो छोटी बच्चियाँ होती हैं वो कीकियाँ खेलती हैं, दो लड़कियाँ दोनों हाथों में हाथ डालकर एक सर्कल दायरे में घूमती हैं, तो वहाँ क्या होता है, अब उन दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है। ओके, तो हम ये कह नहीं सकते कि, बल्कि एक जैसा है, सॉरी एक जैसा है। ओके, खैर बातों बातों में हम कहाँ निकल गए, को बाद में अर्ज कर रहा था कि हम प्रोटॉन की जो स्पिनिंग मोशन होती है इसकी, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर हम उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहते तो फिर जो हमारे पास हैमिल्टोनियन होगा वो हमारे पास, ये तो पहले ही था ना, अब उसको जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो हैमिल्टोनियन होगी वो हमारे पास कहलाएगी हाइपर फाइन हैमिल्टोनियन। क्या कहलाएगी? हाइपर फाइन। इसको अगर मैं मज़ीद मॉडिफाई करूँ तो मैं इसको दो पार्ट्स में लिख सकता हूँ, जो कि हमारे पास है ये प्लस ये और प्लस हमारे पास ये हाइपर फाइन है। ये कब है? जब हम जो प्रोटॉन की स्पिनिंग मोशन को भी कंसीडर करेंगे। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक गेमर अकेडमी इसको सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।